हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 25.3 केसीना क्लास 12 और क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, है ना। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट, तो ये हमें प्रूफ करना, प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इंटरनल, प्रूव दैट इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर, ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। सही है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, एक ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना। एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग ABC, ये रहा एक ट्राइंगल ABC, ये A, ये B एंड ये C। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे इसके वेक्टर को हम लोग कुछ मान भी सकते हैं, या फिर इस तरह से मान लेते हैं ए वेक्टर, सॉरी, ए पॉइंट के सामने वाले साइड के लेंथ को हम लोग स्मॉल ए बोलते हैं। इसका जो लेंथ होगा वो स्मॉल ए के इक्वल होगा, और बी वर्टेक्स के सामने वाले लेंथ को हम लोग बी बोलते हैं, है ना, लेंथ बी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और हम लोग सी वर्टेक्स के सामने वाले साइड के लेंथ को सी बोलते हैं, है ना। इसका जो लेंथ होगा वो स्मॉल सी होगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब एंगल बाइसेक्टर लेना है ना। एंगल बाइसेक्टर्स जो है वो कॉन्करेंट होगा। तो कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि तीनों बाइसेक्टर एक ही पॉइंट पे मिट करेगा, है ना। जब दो से ज़्यादा लाइन एक ही पॉइंट पे मिट करता है तो हम लोग बोलते हैं कि वो तीनों लाइन क्या है, कॉन्करेंट है। तो यहाँ पे हम लोग एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, है ना। ए एंगल का एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं, मान लो कि ये रहा, और ये मिट कर रहा है मान लो डी पे। ठीक है, और दूसरा इंटरनल बाइसेक्टर ले लेते हैं, ये BE ले लेते हैं, BE। ठीक है, और एक तीसरा इंटरनल बाइसेक्टर हम लोग ले लेते हैं, ये C और F, CF। ये हमने तीन इंटरनल बाइसेक्टर लिया है, AD, AD जो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, BE जो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, और CF जो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, ये तीनों बाइसेक्टर जो है किसी पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरसेक्शन पॉइंट आई आएगा किसके लिए, AD के लिए, वही पॉइंट आना चाहिए BE के लिए, वही पॉइंट आना चाहिए CF के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 9th या 10th में पढ़े होंगे इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। उसमें क्या था कि अगर ये AD इंटरनल बाइसेक्टर ए का है, तो ये जो एंगल A बन किससे रहा है, AB साइड और AC साइड से बन रहा है। तो ये जो हमारा AD जो बाइसेक्टर होगा, ये किसी अपोजिट साइड को BC पे कट कर रहा है, BC पे मिट कर रहा है D पॉइंट पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि BD अपॉन DC का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा AB अपॉन AC का। ये कहता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि आप क्लास 9 या 10th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये कह लें कि मान लेते हैं इन सबको कि ये जो हमारा A है, इसके वेक्टर को मान लो, हम इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल a वेक्टर मान लिया, इसके पोजीशन वेक्टर को स्मॉल b मान लेते हैं, स्मॉल b वेक्टर, और इसको मान लेते हैं स्मॉल c वेक्टर, स्मॉल c वेक्टर। सभी के पोजीशन वेक्टर को हमने मान लिया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि डी का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो डी का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि BC लाइन सेगमेंट को पॉइंट डी जो है वो इंटरनली डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर वो रेशियो मिल जाए तो डी का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं।
कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डी तो मिडिल पॉइंट हो जाएगा। जी नहीं, ये तो सिर्फ एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ना, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो डी मिडिल पॉइंट है या नहीं है ये हमें नहीं पता है, ठीक है ना। हाँ, अगर ये ए डी मीडियन होता तो ये डी क्या होता, मिड पॉइंट होता, लेकिन डी यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेशियो पता करना पड़ेगा बी डी अपॉन डी सी का। तो अगर हम लोग बी डी अपॉन डी सी का रेशियो लिखें, बी डी अपॉन डी सी, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर होगा ए बी अपॉन ए सी के। क्यों, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से, ए बी अपॉन ए सी के। कैसे लिख दिए, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि आप क्लास 9-10 में पढ़ चुके हो। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से हम ये कह सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा जो बी डी है, बी डी अपॉन डी सी, ये किसके इक्वल होगा, ए बी। ए बी का जो लेंथ है वो कितना है, सी, तो ये हो जाएगा सी अपॉन, और ये कितना है, बी, तो सी बाई बी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि बी डी इज टू बी डी और इज टू डी सी कितना आ जाएगा, सी इज टू बी, यानी कि ये सी पार्ट है, ये डी पार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं कि बी डी इज टू डी सी इज इक्वल टू सी इज टू बी, ठीक है, इस तरह से। इसका मतलब ये जो है ये सी पार्ट हो जाएगा, ये सी पार्ट है और ये बी पार्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी जो है वो लंबाई नहीं है, ये जो सी है ये लेंथ नहीं है, ये सी पार्ट है और ये बी पार्ट, जैसे m इज टू n बोलते हैं ना, इस तरह से। तो अब बताओ D का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि पॉइंट D डिवाइड कर रहा है BC लाइन सेगमेंट को इंटरनली इन द रेशियो ऑफ C टू B। तो D का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो D का कोऑर्डिनेट मतलब OD वेक्टर है ना, OD वेक्टर हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो बताओ OD वेक्टर निकालो तो कैसे निकालेंगे, C इंटू सी वैक्टर है ना, तो यहाँ पे जाएगा C इंटू सी वैक्टर प्लस फिर B इंटू बी वैक्टर, यानी B इंटू बी वैक्टर डिवाइडेड बाई इन दोनों का एडिशन, यानी m प्लस n, यानी कि C प्लस B आ जाएगा। ये जो स्मॉल c है ये मैग्नीट्यूड है और ये जो इसके C वैक्टर है, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, तो OD वेक्टर आ चुका है हमारे पास। अब ऐसा करते हैं, ये हमारा OD आ चुका है, अब हम ये देखते हैं कि DI और IA किस रेशियो में ये डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, इस ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, ABD, इस ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल ABD, अगर हम लोग ट्रायंगल ABD में बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमारा BI है ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। कैसे, क्योंकि BE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब BI भी क्या होगा, इस एंगल का बाइसेक्टर होगा। तो अगर ABD में ये एंगल बाइसेक्टर है तो DI अपॉन IA का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा BD अपॉन DA के। कैसे, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ABD हम बोलेंगे क्या कि BE इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि DI अपॉन IA का जो रेशियो होगा, DI अपॉन IA का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो DI लिए तो इधर BD लेना पड़ेगा और IA लिए तो इधर BA लेना पड़ेगा। तो BD अपॉन ये हो जाएगा कितना, BA ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि BD का लेंथ हमें पता नहीं है, तो BD का लेंथ पता कैसे करेंगे। तो आप बोलोगे सर ये तो C है, नहीं, C क्या है, C तो ये रेशियो था ना कि C इज टू B, तो C लेंथ नहीं है BD का, ये पार्ट है। तो इसका मतलब BD का अगर लेंथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखो एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, और मान लो ये A है और ये B है, ठीक है। ये टोटल लंबाई इसका मान लो कि 7 सेंटीमीटर है, इस तरह से मान लो। और किसी ने बोला कि चलो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, ये पॉइंट P है, ठीक है ना। और मान लो किसी ने बोला कि ये 2:3 के रेशियो में हमने डिवाइड कर दिया, सही है। तो आप बताओ कि AP की लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी और इसकी लंबाई क्या होगी। तो हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा AB जो है टोटल कितना पार्ट हो गया, तो 2 पार्ट इधर हो गया, 3 पार्ट इधर हो गया, टोटल 5 पार्ट हो गया। किसका 5 पार्ट,
पूरा ए बी का 5 पार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरा ए बी कितना है 7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 सेंटीमीटर को हम लोग 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, सही है ना। तो एक पार्ट का लेंथ आ जाएगा, तो ये पी के इस साइड कितना पार्ट है 2 पार्ट है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14/5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये ए पी का लेंथ होगा 14/5 सेंटीमीटर। अब मान लो किसी ने बोला पी बी का लेंथ बताओ, तो 7 को 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो एक पार्ट का लेंथ निकला, तो ये कितना पार्ट है 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 21/5। अब देखो इसको और इसको आप ऐड करोगे तो ये 7 सेंटीमीटर के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बी डी सी पार्ट है और ये टोटल का टोटल कितना बी सी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए को सी प्लस बी पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और फिर सी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब बी डी का जो लेंथ अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखो बी डी अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखो ये देखो बी डी हम निकाल रहे थे, बी डी टोटल कितना, सॉरी बी सी टोटल कितना पार्ट हुआ सी प्लस बी, किसका सी प्लस बी पार्ट, टोटल लेंथ ए का। तो इसका मतलब ए डिवाइडेड बाय बी, सी प्लस बी कर लेंगे, सी प्लस बी। अब ये जो है क्या हुआ, ये एक पार्ट आया, जैसे कि आपको ये एक पार्ट मिला था। अब इसमें क्या है कि ये सी पार्ट है, जिसका मतलब इसमें सी से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे किया था, ये 2 पार्ट था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था। अब अपॉन, अब बी ए कितना है, तो बी ए की लंबाई है सी, तो यहाँ पे लिख देंगे सी, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सी प्लस बी नीचे आ जाएगा, तो ए सी अपॉन सी इंटू सी प्लस बी आ जाएगा। अब ये सी से सी क्या कट गया, तो क्या बचा ए अपॉन सी प्लस बी, ए अपॉन सी प्लस बी, तो ये आया डी आई अपॉन आई ए। इसका मतलब डी आई इज टू आई ए का रेशियो आ चुका है ए इज टू सी प्लस बी, तो ये रेशियो हमारे को मिल गया डी आई इज टू ए, तो डी आई इज टू आई ए, तो ये कितना है ये आया है ए पार्ट, डी आई ए पार्ट और ये सी प्लस बी पार्ट, तो ये रेशियो हमारे को मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा डी ए जो लेंथ है इसको एक पॉइंट आई डिवाइड कर रहा है ए इज टू सी प्लस बी के रेशियो में, तो इसका मतलब आई का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो आई का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, तो देखो हम लोग पोजीशन वेक्टर बताने के लिए ओ आई लिखेंगे, है ना, ओ आई वैक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या ए इंटू ये ए वैक्टर प्लस सी प्लस बी इंटू डी, डी का पोजीशन वेक्टर क्या था, डी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, ठीक है। तो देखो ओ आई वैक्टर क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ पे लिखेंगे ए इंटू ए वैक्टर, यानी ए इंटू ए वैक्टर प्लस फिर सी प्लस बी इंटू, तो यहाँ पे लिख देते हैं सी प्लस बी इंटू, अब ये डी वैक्टर, तो डी वैक्टर कितना है, तो डी वैक्टर मतलब ओ डी वैक्टर, ये लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सी इंटू सी वैक्टर प्लस बी इंटू बी वैक्टर डिवाइडेड बाय सी प्लस बी, ठीक है। तो आप देखो अपॉन में m प्लस एन होता है, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी करना पड़ेगा, तो नीचे आ जाएगा कितना a प्लस बी प्लस सी, तो ये आ गया। अब इसको हम लोग यहाँ पे काट सकते हैं कि ये चीज़ें सेम है तो ये कट जाएगा, तो ऊपर ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर आ जाएगा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो ओ आई वैक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा तो ये आ गया। अगर हम लोग इस पे बात कर लें कि ये आई पॉइंट तो निकल गया, ठीक है ना, किस पे था, ये ए डी पे था। अगर हम लोग बीई की बात करें तो बीई की बात करें तो बीई को ये जो पॉइंट आई डिवाइड कर रहा है, अगर इसका बीई का यूज करके अगर हम आई पॉइंट निकालें, आई का पोजीशन वेक्टर निकालें, अगर वो इसके बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बीई अगर निकालना हो तो हम लोग अब किस ट्रायंगल पे बात कर लेंगे, हम लोग इस पे बात कर लेते हैं कि देखो ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, है ना, ये ट्रायंगल, इस पे बात कर सकते हैं। अभी हम लोग किस पे बात किए थे, इस पे ए बी डी पे बात किए थे, ए बी डी। तो अगर हमें बीई लेना है, बीई लेना तो किससे बात करना पड़ेगा, ए बी ई ट्रायंगल में बात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी और ई पे, ए बी ई पे, ठीक है। अगर हम लोग ए बी ई पे बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ए आई है वो क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल ए का। तो
तो ये लेंथ और ये लेंथ का जो रेशियो होगा वही BI/IE के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि BI/IE इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, ये BI लिए हम लोग, BI तो इधर इस साइड लेना पड़ेगा, ये वाला साइड AB, तो यहाँ लेना पड़ेगा AB डिवाइडेड बाय, और ये IE है तो यहाँ पे A ही लेना पड़ेगा, AA। ठीक है, अच्छा अब हम लोग इसका रेशियो निकालेंगे। तो ये AB का लंबाई कितना है, AB है हमारा C, तो ये हो जाएगा C/AE। इसका लेंथ बताना पड़ेगा, AE का लेंथ। तो AE का लेंथ बताने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारा BE है वो इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये जो CE और EA का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, तो ये लंबाई A, तो ये हो जाएगा A/, और ये क्या है C, तो A/C के बराबर होगा। तो अगर हमें AE का लेंथ बताना है तो इसका मतलब B को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, C+A या फिर A+C आप कह सकते हो, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, C से, तो यहाँ पे आ जाएगा C। ठीक है, तो A+C चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा A+C इंटू C अपॉन B+C, सॉरी B इंटू C। अब यहाँ पे ये C और C कट जाएगा, ये C कट गया, तो क्या बचेगा A+C/B। तो यहाँ पे हमारे को रेशियो क्या मिल रहा है, तो ये रेशियो मिल रहा है BI/IE का रेशियो मिला A+C/B, यानी कि BI/IE इज इक्वल टू A+C/B। इसका मतलब ये जो BI है ये कितना पार्ट है, ये आ जाएगा A+C पार्ट, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा B पार्ट। अब अगर B एक लाइन सेगमेंट है, पॉइंट I डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब I पॉइंट का हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस वाले को मैं रफ कर देता हूं। देखो, तो अब हमें निकालना है ये I, तो OI वेक्टर इज इक्वल टू आ जाएगा, OI वेक्टर इज इक्वल टू, बोलो कितना आएगा, तो A+C इंटू E का पोजीशन वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो E का पोजीशन वेक्टर चलो मैं यहीं पे निकाल देता हूं। तो E कैसे निकलेगा, A इंटू ए वेक्टर प्लस C इंटू सी वेक्टर डिवाइडेड बाई A+C। ठीक है ना, ये आ गया। अब बोलो यहाँ पे लिखेंगे A+C इंटू ये वाला, यानी A+C इंटू A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय A+C, ये हो गया A+C इंटू ये हो गया, फिर B इंटू बी वेक्टर करना पड़ेगा, प्लस में B इंटू बी वेक्टर और डिवाइडेड बाय, इन दोनों का सम लेंगे A+C और B, तो A+C प्लस B। तो यहाँ पे आप देखोगे कि A+C से A+C कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा ऊपर बचेगा A वेक्टर प्लस ये B वेक्टर को साथ में कर लेते हैं, B वेक्टर प्लस C और C वेक्टर डिवाइडेड बाय A+B+C। तो आप देखो कि बिल्कुल सेम आया है। ठीक है ना, ये जो हमने BE लिया, BE के थ्रू अगर मैंने I निकाला तो ये इसका वैल्यू भी इसी के इक्वल आया, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि AD और BE एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है I पॉइंट पे, जिसका पॉइंट क्या है, ये है। अब हम लोग निकाल लेते हैं इससे, तो ये BE एंगल बाइसेक्टर से निकालें। अब निकालते हैं CF से, और अगर हमें CF निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर AF और C इस ट्रायंगल में बात करनी होगी। तो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा, AFC में बात कर लेते हैं, AFC। यहाँ पे आप देखोगे AFC में ये क्या है, AI क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है, किसका, इंटरनल बाइसेक्टर एंगल A का। तो इसका मतलब ये हुआ कि FI/IC का जो रेशियो होगा वो F अपॉन AC के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि FI/IC इज इक्वल टू हो जाएगा FI/IC इज इक्वल टू हो जाएगा AF अपॉन AC। कैसे, इंटरनल बाइसेक्टर थ्योरम। तो ये बार बार ये चीज़ें मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो AF अपॉन AC हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अगर हमें AF का लेंथ निकालना है, AF का, तो F पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो F पॉइंट मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो F क्या है, ये जो हमारा F है, ये CF क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर है, किसका, एंगल C का। तो ये जो AF होगा वो कितना पार्ट होगा, ये कितना B है, तो ये B पार्ट होगा, और ये
ये ए पार्ट होती है, ए पार्ट होगा तो एफ पॉइंट कितना आएगा, तो ए इंटू ए वैक्टर, ए इंटू ए वैक्टर फिर प्लस फिर बी इंटू बी वैक्टर, बी इंटू बी वैक्टर प्लस अपॉन फिर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी ऐसा आ गया। ठीक है, चलो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, तो सी पार्ट को डिवाइड करेंगे बी प्लस ए से और फिर हम लोग बी से इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एफ का लेंथ बताओ क्या आएगा, तो ये है एफ आई अपॉन आई सी इज इक्वल टू, ठीक है, देखो एफ का लेंथ कितना होगा, तो ये सी पार्ट को डिवाइड करेंगे ए प्लस बी से, तो सी पार्ट को डिवाइड करेंगे ए प्लस बी से और फिर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना बी से, तो हो जाएगा यहाँ पे बी और नीचे ए सी कितना दिया हुआ, ए सी दिया हुआ बी, तो यहाँ पे लिख देंगे बी। अब यहाँ पे ये ए प्लस बी वो नीचे आ जाएगा, बी सी इंटू ए प्लस बी और इंटू में आ जाएगा बी, ये और ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा सी अपॉन ए प्लस बी, तो ये हो गया क्या एफ आई अपॉन आई सी। इसका मतलब एफ आई जो है वो सी पार्ट हो जाएगा, ये जो एफ आई है ये सी पार्ट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ए प्लस बी पार्ट, ये हो जाएगा ए प्लस बी पार्ट। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम लोग आई निकालते हैं, तो आई कितना आएगा, तो ओ आई वैक्टर इज इक्वल टू हमें लिखना पड़ेगा कि सी प्लस, सॉरी ये वाला पार्ट है ना, तो सी इंटू सी वैक्टर प्लस ए प्लस बी इंटू ये वाला वैक्टर, यानी कि ए प्लस बी इंटू ये आ जाएगा ए वैक्टर प्लस बी बी वैक्टर अपॉन ए प्लस बी और डिवाइडेड बाय फिर सी प्लस ए प्लस बी, तो सी प्लस ए प्लस बी, तो इसको सॉल्व करेंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, तो इसको ए को पहले लिखते हैं बी को बाद उसके बाद सी को, तो ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग क्या कहेंगे कि तीनों वैक्टर बिल्कुल सेम आया है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम लोग बीई बाइसेक्टर का यूज करके आई निकालें या फिर सीएफ का यूज करके निकालें या फिर एडी का यूज करके निकालें, है ना, तो ये सभी से पोजीशन वेक्टर आई का बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोलेंगे कि ए बी यहाँ पे लिखेंगे 10 ए बी ए डी कॉमा बीई एंड सी एफ इंटरसेक्ट एट आई। ठीक है ना, तो इसका मतलब ए डी कॉमा बीई एंड सी एफ आर कॉन्करेंट। क्योंकि ये एक ही पॉइंट मीट कर रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कॉन्करेंट है, यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। तो ये चीज हुआ प्रूफ। ठीक है ना, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट लगा ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा जो आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। अगर आपको ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप ये निकाल सकते हो ये सब चीज़ें। तो इसके लिए आपका 11th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए और क्लास 10th में जो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़े थे वो थ्योरम भी आपको याद होना चाहिए और थोड़ा सा रेशियो का भी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आप समझ सकते हो। चलिए, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18, तो देखो 18 में क्या है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। 18 नंबर क्वेश्चन में है प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। इसका मतलब एक हमें ट्राइंगल लेना चाहिए, लो एक मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूँ इस तरह से। ये रहा एक ट्राइंगल, यहाँ पे ए, ये बी एंड सी। ठीक है, इसने बोला प्रूव दैट एनी ट्राइंगल द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, तो कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट हमें लेना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलो मैं मिड पॉइंट ले लेता हूँ ए बी का, यहाँ पे इसका नाम लेते हैं डी
और ए सी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो मिड पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा, इसका नाम दे दिए ई। तो डी और ई क्या कर लिए, ट्राइंगल के किसी दो साइड पे हम लोग मिड पॉइंट ले लिए हैं, ठीक है। एनी टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो यहाँ पे क्या करना, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो मिडिल पॉइंट हमने लिया था इसको अगर हम लोग ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो ये जो लाइन होगा डी ई वो थर्ड साइड के पैरेलल होगा और उसके हाफ भी होगा, यानी कि BC का जो लेंथ होगा उसका हाफ लेंथ भी होना चाहिए और BC के पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें प्रूफ करना है क्या, टू प्रूफ, हमें ये प्रूफ करना है यहाँ पे, ये सब आप लिख लेना कि लेट ट्राइंगल ABC है ना, और पॉइंट D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, पॉइंट E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो इतना ज़्यादा मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू किसके, BC के, एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब देखो हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि DE इज पैरेलल टू BC, तो एक एरो देते हैं कि DE वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है। और अब BA वेक्टर इस साइड देते हैं ना, DA वेक्टर ये देते हैं और इसको देते हैं इस साइड। तो ये और ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल में अगर हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दें तो इसमें क्या बन जाएगा कि इन ट्राइंगल ADE में बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो DE वेक्टर है, सॉरी DA वेक्टर प्लस AE वेक्टर, ये एक दूसरे को फॉलो करते हुए, तो ये जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमने लिया है वो क्या कहलाएगा, DE वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हमने ले लिया। अच्छा, और हम लोग ये क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारा BA वेक्टर है या फिर DA वेक्टर, इसका डायरेक्शन भी इस साइड ले लेते हैं ना, इसका डायरेक्शन इस साइड दे देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम इस साइड डायरेक्शन में दे दें तो BA वेक्टर और AC वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा BC वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये जो हमारा DA वेक्टर है वो BA का हाफ है। क्यों, क्योंकि D क्या है, D इज द मिड पॉइंट। तो हम लोग कहेंगे कि D एंड E आर मिड पॉइंट ऑफ किसका, AB एंड AC। अगर ऐसा है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो AD वेक्टर है वो क्या होगा, हाफ ऑफ BA वेक्टर होगा, हाफ ऑफ BA वेक्टर हो जाएगा। जो हमारा DA वेक्टर है वो BA का हाफ हो जाएगा। एंड ये जो AE वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका, AC वेक्टर, हाफ ऑफ AC वेक्टर, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट मान के हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे AD वेक्टर ना DA वेक्टर होगा ना, DA वेक्टर। तो यहाँ देखो DA वेक्टर जो इक्वेशन 1 में आपको दिख रहा है उसके जगह हम लोग हाफ ऑफ BA लिख सकते हैं। तो हाफ ऑफ BA वेक्टर, ठीक है ना। फिर प्लस AE वेक्टर की जगह हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ AC वेक्टर इज इक्वल टू, और ये रहा क्या, DE वेक्टर, तो ये रहा DE वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा लिख दिया हमने। अच्छा, यहाँ पे आप देखो इन दोनों में 1/2 कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते, क्या बचेगा, BA वेक्टर प्लस AC वेक्टर इज इक्वल टू DE वेक्टर, ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा, BA प्लस AC, देखो BA वेक्टर और प्लस AC वेक्टर, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में BC है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, BC वेक्टर के बराबर हो जाएगा। BC वेक्टर इज इक्वल टू DE वेक्टर। तो आप देखोगे ये जो हमारा DE वेक्टर आया है वो हाफ ऑफ BC आया है, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था, D जो हाफ ऑफ BC होगा और ये एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि अगर दो वेक्टर A वेक्टर और B वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो ये कंडीशन क्या बनता है कि A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू B वेक्टर होता है, और लैम्डा क्या होता है, कोई कांस्टेंट होगा। तो ये इसी फॉर्म में है ना। तो हम लोग बोलेंगे हियर DE वेक्टर इज
पैरेलल टू किसके, बी सी वैक्टर के, एंड डी ई इज हाफ ऑफ बी सी वैक्टर, हाफ ऑफ बी सी। तो ये हो गया प्रूफ, हमें ये प्रूफ भी करना था, ठीक है ना, कि डी जो है वो बी सी का हाफ होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें हो गया प्रूफ। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो ये जो भी क्वेश्चन ये आ रहा है ये क्या है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री से रिलेटेड है। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन बात करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, prove that the straight line joining the midpoints of two non-parallel sides of a trapezium। इसका मतलब एक हमें ट्रेपेजियम लेना चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में एक हम लोग ट्रेपेजियम ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसका एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो चलो मैं कुछ इस तरह का ट्रेपेजियम ले लिया हमने, एक अपोजिट साइड हमने पैरेलल रखा और ये आ गया आपका ट्रेपेजियम, ठीक है। तो इसमें इस ट्रेपेजियम में हम लोग क्या देखें कि एक अपोजिट साइड पैरेलल रखना होता है, तभी वो ट्रेपेजियम कहलाएगा। तो हमने ये ए बी और डी सी को पैरेलल रखा है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो इसमें नॉन पैरेलल साइड कौन हुआ, ए डी और बी सी हुआ। तो इसके मिडिल पॉइंट, इस पर मिडिल पॉइंट लेना है, दो मिडिल पॉइंट। एक मिडिल पॉइंट ए डी पे ले लेते हैं जिसका नाम दे दिए पी, और एक मिडिल पॉइंट हम लोग बी सी पे रख लेते हैं, ठीक है। एक मिडिल पॉइंट बी सी पे जिसका नाम दे देते हैं हम लोग क्यू, और अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो कुछ ये बन जाएगा पी क्यू। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। टू नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू पैरेलल साइड्स एंड हाफ ऑफ देयर सम। यहाँ पे ये बोला है कि आप ये प्रूफ कीजिए कि ये जो पी क्यू है वो डी सी और ए बी के पैरेलल होगा। तो किसी एक के पैरेलल कर दो तो ये दोनों का पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि क्या है, ए बी और डी सी पैरेलल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी क्यू को अगर हम डी सी के पैरेलल दिखा दें या फिर पी क्यू को ए बी के पैरेलल दिखा दें तो भी क्या हो जाएगा, आपस में सभी पैरेलल हो जाएगा। और क्या दिखाना है कि इन दोनों का जो सम होगा उसके हाफ के ये इक्वल होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या क्या प्रूफ करना है। पहली चीज़ प्रूफ करना है कि पी क्यू है वो पैरेलल होगा, ये जो हमारा पी क्यू वैक्टर है वो पैरेलल होगा किसके, ए बी वैक्टर के या फिर डी सी वैक्टर के। आप कह सकते हो ए बी बोल दिए तो डी सी भी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या प्रूफ करना है कि ये जो पी क्यू वैक्टर होगा ये इन दोनों वैक्टर के एडिशन के, यानी कि ए बी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर के हाफ होगा, इसके सम के हाफ होगा। ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो चलो प्रूफ करने के लिए हम लोग इन सभी का पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा चीज़ें। तो ए का ले लिया हमने पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, इसका हमने ले लिया बी वेक्टर, और सी का ले लिया हमने सी वेक्टर, और डी का पोजीशन वेक्टर हम लोग डी वेक्टर ले लेते हैं इस तरह से। अच्छा, तो अगर हम लोग क्यू का पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। क्यों, क्यू इज द मिड पॉइंट किसका, सी बी का। तो इसका मतलब ये हुआ इन दोनों वेक्टर को ऐड कर और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे P पॉइंट का भी हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके A वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो ये पॉइंट P और Q का पोजीशन वेक्टर आ चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमें ये दिखाना है कि PQ इज पैरेलल टू AB है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये हमारा PQ आ चुका है कितना, ये तो प्रूफ करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल है किसके, DC के। तो यहाँ पे अगर हम लोग PQ निकालें AB निकालें तो सब निकाल कर रख लेते हैं। देखो प्रूफ में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर हम लोग बोलें कि AB वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलोगे कि अच्छा AB वेक्टर लिखना है तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब B वेक्टर माइनस A वेक्टर हो जाएगा। AB वेक्टर आप समझते हो, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी कि B वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डीसी वेक्टर निकाले कितना आ जाएगा, सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, और हम लोग ये भी जानते हैं कि ए बी वेक्टर पैरेलल है किसके, डीसी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग डीसी वेक्टर को लिख सकते हैं क्या, लैम्डा इंटू ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जरूरत होगा तो यूज भी कर लेंगे। चलिए, तो इसका मतलब ये अगर हम लोग पी क्यू वैक्टर निकालें, पी क्यू वैक्टर तो क्या आएगा, क्यू वैक्टर माइनस पी वैक्टर, तो क्यू वैक्टर कितना है, बी वैक्टर प्लस सी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2 माइनस, और पी वैक्टर कितना है, ए वैक्टर प्लस डी वैक्टर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अगर इसमें हम लोग एलसीएम ले लें तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और ऊपर आ जाएगा बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, चूंकि आगे माइनस है तो अंदर साइन चेंज भी होगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इन चार को इस तरह से पेयर में बनाते हैं कि एक जगह बी माइनस ए कर देते हैं, तो बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, तो हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और फिर ये प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, तो प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर, और डिवाइडेड बाई 2। अब देखो यहाँ पे ये जो हमारा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर को हम लोग ए बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो यह आ जाए कितना, ए बी वेक्टर, फिर प्लस सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर को हम लोग डी सी वेक्टर लिख सकते हैं, तो यह आ जाएगा डी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ गया पी क्यू। तो आप देखोगे कि एक तो ये प्रूफ हो गया कि ए बी वैक्टर प्लस डी सी वैक्टर बाई 2, ठीक है ना। अच्छा, अगर सेकंड चीज़ प्रूफ करना है तो ये प्रूफ हो गया पहला पार्ट। अब हम लोग सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है तो उसमें क्या दिखाना पड़ेगा कि पी क्यू पैरेलल है ए बी के। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा डीसी है, डीसी को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो डीसी को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू ए बी, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग ए बी वैक्टर प्लस लैम्डा इंटू ए बी वैक्टर। ये जो हमारा डीसी वेक्टर है इसको लिख सकते हैं लैम्डा ए बी वैक्टर अपॉन 2। तो आप देखोगे ऊपर से ए बी वैक्टर कॉमन जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू, अगर हम लोग ए बी कॉमन लें तो ऊपर में 1 प्लस लैम्डा और बाई 2 बचेगा, और इनटू में क्या आ जाएगा, ए बी वैक्टर आ जाएगा। तो 1 प्लस लैम्डा बाई 2 क्या है, कांस्टेंट ही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये पार्ट हमारा क्या है, कांस्टेंट है ना, ये क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ पी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बी के फॉर्म में है। तो यहाँ से पता चल गया क्या कि पी क्यू क्या है, पैरेलल टू ए बी है। तो पी क्यू वैक्टर और ए बी वैक्टर क्या है, पैरेलल है। तो ये भी प्रूफ हो गया, दोनों चीज़ें प्रूफ हो गई, ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया और ये सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे लिख देना कि है ना कि फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ और यहाँ पे ये सेकेंड पार्ट ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेपेजियम से रिलेटेड क्वेश्चन था। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 20 पे। इसमें लिखा है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड एंड हाफ ऑफ देयर डिफरेंसेस। ठीक है, यहाँ भी फिर से एक ट्रेपेजियम हमें लेना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 20 में, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें लिखा है प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं हम लोग, कुछ इस तरह का एक ट्रेपेजियम ले लेते हैं। ये कौन है, ये ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम किसको बोलते हैं, ये एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका एक अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, तो इसको हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। ए बी सी एंड डी, यहाँ पे हमने डी सी और ए बी को पैरेलल रखा है, ठीक है। तो ए डी और बी सी क्या होगा, नॉन पैरेलल साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डायगोनल्स की बात हो रही है कि प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो दोनों डायगोनल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक डायगोनल्स ये ले लेते हैं ए बी, और एक डायगोनल ले लेते हैं हमारा ए सी, ठीक है ना। ये ले लिया हमने, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट फिलहाल ये है।
तो इसने बोला कि डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा उसको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो डायगोनल का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो AC का मिड पॉइंट मान लो कि यहाँ पे आया, इसका नाम दे दिए P, और DB का जो मिड पॉइंट आया मान लो कि यहाँ पे आया और इसका नाम दे दिया हमने Q, इसको ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया PQ। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो PQ होगा, देख लेते हैं। प्रूव दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। अच्छा, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि AB और DC के पैरेलल होगा PQ, एक तो ये प्रूफ करना है, और सेकंड थिंग कि पैरेलल साइड एंड हाफ ऑफ देयर डिफरेंसेस। इसका मतलब ये हुआ AB और DC का जो डिफरेंस का जो हाफ होगा वो PQ के बराबर होगा। तो हमें क्या क्या प्रूफ करना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टू प्रूव। हमें क्या क्या प्रूफ करना है, पहला तो ये प्रूफ करना है कि PQ जो है वो पैरेलल होगा किसके, AB वेक्टर के, या फिर आप बोल लो DC वेक्टर के, एक ही बात है। अच्छा, इसके बाद सेकंड थिंग हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो हमारा PQ वेक्टर होगा ये इन दोनों के डिफरेंस के हाफ होगा, AB वेक्टर माइनस DC, डिफरेंस का मतलब माइनस और इसके हाफ, ये दो चीजें हमें प्रूफ करना है। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ हाफ ऑफ देयर डिफरेंसेस। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करेंगे, हम लोग पोजीशन वेक्टर्स ले लेते हैं तो ये आसान हो जाएगा। तो इसका ले लेते हैं A वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर रख लेते हैं B वेक्टर, और C का रख लेते हैं हम लोग C वेक्टर, और इसका रख लेते हैं हम लोग D वेक्टर। ठीक है, तो P पॉइंट क्या है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC है। तो अगर हम लोग P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहें, लिख लेते हैं कि लेट P एंड Q आर द मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, हमने मिडिल पॉइंट ले लिया P और Q, तो ये जो OP वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, तो इन दोनों वेक्टर के एडिशन बाय 2 के, यानी A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 के, और ये जो OQ वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, तो B वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2 के, तो B वेक्टर प्लस D वेक्टर बाय 2। इसी तरह से हम लोग मिडिल पॉइंट निकालते हैं। तो P पॉइंट निकल गया, Q पॉइंट निकल गया। तो अगर किसी ने बोला PQ वेक्टर निकालो, है ना, PQ वेक्टर, तो PQ वेक्टर किसके बराबर होगा, तो OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर हो जाएगा। तो OQ वेक्टर ये रहा, यानी B वेक्टर प्लस D वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 माइनस A वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइडेड बाय 2। हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा। तो B वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस A वेक्टर माइनस C वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये जो B वेक्टर माइनस A वेक्टर है, B वेक्टर और माइनस A वेक्टर इन दोनों को साथ में कर दिए, और यहाँ से D वेक्टर माइनस C वेक्टर इसको साथ में कर दिए, और डिवाइडेड बाय 2 इस तरह से। तो आप देखोगे B वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो B वेक्टर माइनस A वेक्टर करेंगे तो AB वेक्टर मिलेगा। तो इसके जगह हम लोग AB वेक्टर लिख सकते हैं, AB वेक्टर प्लस D वेक्टर माइनस C वेक्टर, तो D वेक्टर माइनस C वेक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा, CD मिल जाएगा, है ना। तो CD वेक्टर, तो यहाँ पे शायद ये हम लोग उल्टा लिख दिए होंगे, है ना। B वेक्टर माइनस A वेक्टर BD बाई 2, ये जो OQ वेक्टर है, OQ वेक्टर B प्लस D बाई 2, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AB वेक्टर। अच्छा, D माइनस C, तो D माइनस C में अगर हम लोग यहाँ पे माइनस अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा C वेक्टर माइनस D वेक्टर। ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला ये माइनस हो गया, अपॉन 2। अब आप देखो C वेक्टर माइनस D वेक्टर, तो C वेक्टर माइनस D वेक्टर, तो DC वेक्टर बोलेंगे इसके जगह। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, AB वेक्टर माइनस ये हो जाएगा DC वेक्टर और डिवाइडेड बाई 2। तो आप देखो ये प्रूफ हो गया है कि PQ वेक्टर जो है वो इन दोनों के डिफरेंस के हाफ है। अब हमें पैरेलल भी तो दिखाना है, तो आप देखो ये जो हमारा AB वेक्टर है और ये DC वेक्टर पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ DC वेक्टर की जगह लैम्डा इंटू AB वेक्टर लिख सकते हैं। तो जहाँ पर DC वेक्टर है उसका जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे कि AB वेक्टर माइनस लैम्डा इंटू AB वेक्टर। ये जो DC वेक्टर था इसके जगह क्या लिख दिया, लैम्डा इंटू AB वेक्टर। क्यों, क्योंकि आपस में ये पैरेलल है, तो अपॉन में ये आ जाएगा 2। अब ऊपर से AB वेक्टर कॉमन जाएगा तो 1 माइनस लैम्डा बाई 2,
और इनटू में आ जाएगा ए बी वैक्टर। तो आप देखो पी क्यू जो है वो ए बी के पैरेलल हो गया, चूंकि ये क्या है कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी वैक्टर। तो ये हो गया प्रूफ। तो हमने दोनों चीजें प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो ये सभी क्या है, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है, वेक्टर से रिलेटेड। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21, इफ m comma n are the midpoints of the sides AB comma CD of a parallelogram ABCD। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमें पैरेललोग्राम ले लेना चाहिए। तो पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, जिसका अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होता है और इक्वल भी होता है, ठीक है। ये रहा और ये रहा। तो यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी एंड डी, ठीक है। इस तरह से हमने नाम दे दिया। इसके बाद क्या लिखा है, प्रूव दैट, अच्छा इसमें m कॉमा n आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड सी डी। m जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और n जो है वो डी सी का मिड पॉइंट है, n, ठीक है। इस तरह से फिर आगे पढ़ते हैं, प्रूव दैट डी एम एंड बी एन डी एम। तो d से m को ज्वाइन करना पड़ेगा और फिर बी एन, तो b से n को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से ज्वाइन कर दिया। फिर क्या बोल रहा है, कट द डायगोनल ए सी एट इट्स पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन विच आर ऑल्सो द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ डी एम एंड बी एन। अच्छा ए सी जो डायगोनल होगा, ए सी जो डायगोनल होगा, इस डायगोनल का ट्राइसेक्शन पॉइंट होगा ये दोनों। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो इसको थोड़ी देर के लिए P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये P और Q ये ट्राइसेक्शन पॉइंट होंगे। ट्राइसेक्शन पॉइंट का किसका ट्राइसेक्शन, AC का। तो AC का ट्राइसेक्शन का मतलब ये हुआ कि AC को 3 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। कौन, ये P और ये Q, और ये P क्या है, DM और AC का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अगर ये प्रूफ कर दें कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QC, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव, हमें ये प्रूफ करना है कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QC, ठीक है ना। इस तरह से ये चीज़ें प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन में देखो चार चीज़ें आ चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो यहाँ पे किसी एक पॉइंट को हम लोग ओरिजिन ले लेते थे, इसको हम लोग ओरिजिन ले लेते थे, यानी कि ये 0 वेक्टर हो जाएगा। और इसको हमने नाम दे दिया ये बी वेक्टर है, इसके पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया, और डी का हमने मान लिया डी वेक्टर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आता होगा कि अगर ए बी वेक्टर है और ए डी वेक्टर है, ये पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होता है। तो ये जो ए बी वैक्टर है वो कितना है, बी वैक्टर हो जाएगा, क्योंकि बी माइनस 0 तो मतलब बी वैक्टर हो जाएगा। और ये क्या है, ये हो जाएगा डी वैक्टर, ये है डी वैक्टर और ये है बी वैक्टर, ठीक है। तो ये जो हमारा ए सी होगा वो रिजल्टेंट होगा, तो इसका मतलब सी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा कितना आएगा, बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा अब क्या करें, तो यहाँ पे देखो अगर मान लो कि P और Q इस तीनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग P का पॉइंट पोजीशन वेक्टर निकालना चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो पॉइंट P है इस AC लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि पॉइंट P से 2 साइड इस साइड है और एक पार्ट इधर है। तो इसका मतलब ये हुआ, हम लोग कहेंगे कि पॉइंट P अगर निकालना हो यानी OP वेक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 इंटू बी प्लस डी वैक्टर, यानी 1 इंटू बी प्लस डी वैक्टर, इंटरनल डिवीजन लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर 2 इंटू 0 वैक्टर, तो प्लस 2 इंटू 0 वैक्टर, तो ये तो 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, अपॉन में 1 प्लस 2 यानी 1 प्लस 2,
तो ये आ जाएगा बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ गया ओपी वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब सिमिलरली हम लोग क्यू निकालते हैं, ओ क्यू निकाल लेते हैं, ओ क्यू। तो ओ क्यू वैक्टर कितना आ जाएगा, तो ओ क्यू आएगा, तो अगर हमें क्यू पॉइंट निकालना हो तो क्यू के इस साइड 3 पार्ट है और 1 पार्ट इस साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉरी 2 पार्ट है, क्यू के इस साइड 2 पार्ट है, ये हो जाएगा 2:1, यानी 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बी प्लस डी से, 2 इंटू बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर इंटू प्लस फिर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, यानी कि हो जाएगा 0 वेक्टर, डिवाइडेड बाई 2 + 1, यानी कि 2 + 1, तो कितना जाएगा 2 इंटू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। तो ये ओ क्यू वैक्टर आ चुका है। तो हमने ओ पी वैक्टर निकाली, यानी पी का पोजिशन वेक्टर निकल चुका, क्यू का पोजिशन वेक्टर निकल चुका है। अच्छा, हमें तो ये प्रूफ करना ए पी, पी क्यू और क्यू सी बराबर होना चाहिए। तो चलो हम लोग ए पी वैक्टर निकालते हैं। तो ए पी वैक्टर कितना आएगा, तो इसमें बोलेंगे ओ पी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो बताओ ओ पी का मतलब पी का पोजीशन वेक्टर, तो पी का पोजीशन वेक्टर ये रहा, बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ओ ए वैक्टर, ओ ए वैक्टर कितना है 0 है, तो ये हो जाएगा 0, यानी कि ओवरऑल क्या आ जाएगा बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर बाई 3। तो ये आया ए पी वैक्टर। ठीक है, चलो अब हम लोग निकालते हैं पी क्यू वैक्टर निकालते हैं। तो पी क्यू वैक्टर क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर। तो बताओ ओ क्यू वैक्टर कितना होगा, तो ये जो हमारा ओ क्यू है वो दिया हुआ है, ये रहा है ना, इसको सॉल्व करके लाए थे, ये रहा, ये जाएगा 2/3 इंटू बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर, सही है ना, ये ओ क्यू हुआ माइनस ओ पी वैक्टर। तो ओ पी वैक्टर ये रहा, बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर और डिवाइडेड बाई 3। तो आप देखो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, ये रहा 2 इंटू बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर और माइनस यहाँ पे आ जाएगा बी वैक्टर प्लस ये डी वैक्टर। तो आप देखो 2b प्लस डी वैक्टर से 1b प्लस डी वैक्टर माइनस कर देना, तो क्या बचेगा, ये बच जाएगा 1, यानी कि बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर और बाई 3 ये बच जाएगा। तो आप देखो ए पी वैक्टर और पी क्यू वैक्टर बिल्कुल इक्वल आ गया। ठीक है, अब हमें एक और निकालना है क्यू सी वैक्टर। तो वो कैसे निकलेगा, तो क्यू सी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ सी वैक्टर माइनस ओ क्यू वैक्टर। तो ओ सी वैक्टर क्या दिया हुआ, ओ सी है हमारा बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर माइनस ओ क्यू वैक्टर, ओ क्यू वैक्टर हमने निकाला हुआ ये रहा, तो 2 इंटू 2/3 इंटू बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते, तो एलसीएम कितना आएगा 3, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, यानी 3 इंटू बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर माइनस 2 इंटू बी वैक्टर प्लस डी वैक्टर। अब देखो b प्लस डी वैक्टर के आगे 3 मल्टीप्लाई में, यहाँ b प्लस डी वैक्टर के आगे 2 मल्टीप्लाई में, यानी 3 - 2 1 हो जाएगा, यानी b वैक्टर प्लस डी वैक्टर और डिवाइडेड बाई 3। इसका मतलब ये हुआ कि आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा ए पी वैक्टर है, ए पी वैक्टर ये बराबर आया पी क्यू वैक्टर के, ये सभी वैक्टर है ना, ये हमें प्रूफ करना था। तो पी क्यू इज इक्वल टू अगला क्या आया क्यू सी वैक्टर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों इक्वल है, और अगर ये तीनों इक्वल है तो पॉइंट पी और पॉइंट क्यू क्या है, ट्राइसेक्शन पॉइंट हो गया। किसका किसका ट्राइसेक्शन पॉइंट हुआ, ए सी का, सही है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि पी एंड क्यू आर ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ किसका, एसी का, है ना, एसी का ट्राइसेक्शन पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा डीएम का भी जो पॉइंट पी होगा वो भी क्या होगा, ट्राइसेक्शन पॉइंट होगा, वो भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, इसका भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये बात हो गया प्रूव्ड, है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।